मेरे प्यारे छात्रों, आप सबों को वेद प्रकाश भारतीय का सादर अभिनंदन है। जैसा कि मैंने आपको एक सप्ताह पहले कहा था कि जिस तरह से कि कोरोना ये वैश्विक आपदा को देखते हुए सारे कोचिंग संस्थान बंद हो गए हैं, सारे शिक्षण संस्थान बंद हो गए हैं। उस विषम परिस्थिति में मैंने YouTube के माध्यम से आप सबों को कुछ न कुछ गाइडलाइन देते रहने का वादा किया। उसी के संदर्भ में आज का ये जो प्रसंग है मैंने आरंभ किया है, खास करके 2022 का ये मेरा पहला वीडियो है। इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि इसी तरह हमारे YouTube चैनल पे मंगलम क्लासेस सेंटर ऑफ सिविल एकेडमी पे आते रहिए। नई नई वीडियो आपके सामने हम रखते रहेंगे, चाहे वो सिविल सर्विसेज से हो या पब्लिक सर्विस कमीशन के जो भी हो, चाहे बीपीएससी हो, यूपीपीएससी हो या जेपीपीएससी हो या अन्य कोई लोक सेवा आयोग से संदर्भित वीडियो। इस संदर्भ में मैंने आप सबों से ये वादा भी किया था, क्योंकि खास करके ऐसे छात्र जो अभी आगामी बीपीएससी की प्रतियोगिता परीक्षाएं होने वाली है, तिथि की घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन संभावित जो तिथियां अभी आ रही है निकल करके, उस हिसाब से अपने छात्रों को दिशा निर्देश देना और उसे अध्ययन में लगे रहने के लिए प्रोत्साहित करना हर एक गुरु का कर्तव्य होता है। उसी क्रम में मैं आप सबों को ये अपना पहला वीडियो समर्पित करता हूं, इसलिए आप लोग शेयर जरूर करेंगे, खास करके सब्सक्राइब जरूर करेंगे इस वीडियो को, और कैसा लगा ऐसा कमेंट भी हमें आप जरूर प्रेषित करेंगे। तो इसकी शुरुआत मैंने सबसे पहले जिस प्रकार के मैंने आप लोगों को कहा कि मेरा नाम वेद प्रकाश भारतीय है और मैं बिहार सहरसा का रहने वाला हूँ, और यहीं पे अपना मैं सिविल सर्विसेज का एक कोचिंग सेंटर चलाता हूँ जिसका नाम है मंगलम क्लासेस सेंटर ऑफ सिविल एकेडमी। ठीक है, तो आरंभिक चरण में हम लोग क्या देखते हैं कि अगर हम लोग अपना इंट्रोडक्शन लेते हैं तो इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि वो बहुत सारी बातें निकल करके आती है। एक इंट्रोडक्शन के माध्यम से आपकी सारी पहचान हो जाती है, इसलिए मैंने सबसे पहले रखा भूगोल को। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भूगोल को रखने का तात्पर्य मेरा ये था कि यह एक प्रगतिशील विज्ञान है जिसका अध्ययन पृथ्वी के उत्पत्ति के साथ ही आरंभ हो चुका था, परंतु इसका स्वरूप, अध्ययन क्षेत्र और उद्देश्य समय समय पर परिवर्तित होते रहे। इसलिए हम इसे समस्त विज्ञानों का, समस्त शास्त्रों का, समस्त विज्ञानों का सार और समस्त शास्त्रों का भी सार समझते हैं। तो खास करके भूगोल में जिस तरह की हम बातें रखते हैं, और भूगोल के अंतर्गत जो खासकर भूगोल एक बहुत वृहद अध्ययन है, क्योंकि आप पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं, उसमें पृथ्वी के ऊपरी परत पे क्या हो रही है, क्या कौन सी घटनाएं हो रही है। तो इस संदर्भ में अगर पढ़ते हैं तो भूगोल की बहुत सारी श्रृंखलाएं हैं, उसको हमें पढ़ना पड़ता है, बहुत सारी शाखाएं हैं। लेकिन मुख्यतया अगर आप देखेंगे तो भौतिक भूगोल, मानव भूगोल और खास करके प्रादेशिक भूगोल। तो प्रादेशिक भूगोल की ही शुरुआत मैंने आज आरंभ की है, और प्रादेशिक भूगोल की शुरुआत का मूल विषय है मेरा भारत का भूगोल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत का भूगोल, भारत शब्द की उत्पत्ति पहले, जैसे कि मैंने आपको कहा मेरा नाम वेद प्रकाश, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो मेरा नाम रखा होगा। जैसे कि मेरे बचपन की याद है, तो मुझे ये नहीं है कि मैं अपने से स्वयं नाम रख लिया, कोई ना कोई जरूर रखा होगा। उस तरह से अगर हम देखते हैं तो भारत के कई नाम हुए और कालांतर में ये नाम हुआ, ऐसा नहीं कि एक बार ही हो गए। ठीक उसी प्रकार जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है तो पहली बार उसे उनके माता पिता या कोई सगे संबंधी बाबू, नुन्नू, ये सब कह के संबोधित करते हैं। फिर ठीक उसके बाद चिंटू, मिंटू, पिंटू, सिंटू, जो भी रखिए रख सकते हैं आप। उसी तरह से मेरे भारत का भी नामांकन होता चला, जिस तरह से कि मैंने आपको अभी बता रहा हूं कि भारत के कुल 11 नाम रखे गए, कुल 11। उन नामों में देखिए, पहला भारत, दूसरा भारतवर्ष, तीसरा आर्यावर्त, चौथा जम्बूद्वीप, पांचवा भरतखंड, छठा रेवाखंड, सातवां हिमवर्ष, आठवां अजनाभ वर्ष, नौवां हिंद, 10वां हिंदुस्तान और 11वां इंडिया। तो बताइए, इतने सारे नाम सिर्फ हमारे भारत में। थोड़ा मैं आप लोगों से और समय लेना चाहता हूं कि आज की जो आप ये मानचित्र देख रहे हैं, ये भारत का एक संक्षिप्त मानचित्र है, बहुत छोटा सा मानचित्र है। इसलिए छोटा सा मानचित्र है कि भारत एक बहुत विशाल समूह हुआ करता था, स्थल खंडों का एक विशाल समूह हुआ करता था। आज लेकिन ये सिमट करके सिर्फ इसकी सीमाएं इतनी ही रह चुकी है, और जब भारत का
भूगोल हम पढ़ाने के लिए आए हैं, आप सबों के सामने प्रस्तुत हुए हैं, तो मुझे निश्चित रूप से इसे समझाना मेरा कर्तव्य बनता है कि आप लोग सही तरीके से इसे समझें। इसलिए मैंने भारत के संदर्भ में कुछ बातें आप लोगों को, ये मेरा पहला क्लासेस है इसलिए मैंने रखना भी चाहा, इसलिए रखना चाहा कि भारत का इतिहास कई हजार वर्ष पुराना, जैसा कि इतिहासों में खास करके इतिहासकारों ने भी लिखा है, अनुसंधानकर्ताओं ने भी लिखा है कि 65,000 वर्ष पहले मनुष्य या होमो सेपियंस अफ्रीका से भारतीय उपमहाद्वीप में पहुंचे थे, जहां से पहले वे विकसित हुए थे। भारत की वैविध्यपूर्ण संस्कृति की तरह ही अलग अलग कालखंडों में इसके अलग अलग नाम भी मिलते हैं, जैसे कि मैंने आपको सारी बातों को बताया। भारत, भारतवर्ष, जितने भी नाम हैं, इन नामों में कभी भूगोल उभर कर आता है, तो कभी जातीय चेतना उभर करके आती है, तो कभी संस्कार हमारे उभर के आते हैं। हिंद, हिंदुस्तान, इंडिया जैसे नामों में भूगोल उभर रहा है। इन नामों के मूल में यूं तो सिंधु नदी प्रमुखता से नजर आ रही है। किसमें? हिंद, हिंदुस्तान और इंडिया में खास करके। मगर सिंधु सिर्फ एक क्षेत्र विशेष की नदी भर नहीं है, वरन सिंधु का अर्थ नदी भी है, सागर भी है और क्षेत्र भी है। इसी तरह भारत नाम के पीछे सप्त सैंधव क्षेत्र में पनपी अग्निहोत्र संस्कृति की पहचान भी है। वैसे तो भारत के दावेदार कई भरत हुए, भारत के दावेदार कई भरत हुए। सबसे पहला नाम निकल करके आता है दुष्यंत पुत्र भरत का। दुष्यंत पुत्र भरत से क्या तात्पर्य है? यानी विश्वामित्र और मेनका की संतान जो थी, खास करके दुष्यंत और मेनका की संतान हुई कौन? तो शकुंतला। और उनसे जो उस समय के महाप्रतापी भरतवंशी राजा थे दुष्यंत, उनका विवाह होता है। और जब उस विवाह से पुत्र उत्पन्न होते हैं तो उनका नाम भरत रखा जाता है। और उस भरत को कर्ण ऋषि ने यह आशीर्वाद दिया कि इस बच्चे के नाम पर, इस भरत के नाम पर भारतवर्ष नाम पड़ेगा, इस राष्ट्र का नाम भारतवर्ष पड़ेगा। और ये बहुत महाप्रतापी राजा होगा जो अश्वमेध यज्ञ भी संपादन करेगा। यानी कहने का मूल ये है कि पहला भरत कौन था? तो दुष्यंत पुत्र भरत। दूसरा भरत कौन था? तो दशरथ पुत्र भरत, यानी नाट्य शास्त्र के प्रणेता भरत मुनि। हम यूं कहें तो एक राजा भरत का भी उल्लेख हमें मिलता है, जिसके नाम जर भरत के रूप में प्रसिद्ध है। वैसे तो मगधराज इंद्रद्युम्न के दरबार में भी एक भरत ऋषि थे, एक योगी भी भरत हुए। पद्म पुराण में एक दुराचारी ब्राह्मण भी भरत बताया जाता है। मत्स्य पुराण में मनु को प्रजापालक के रूप में भरत कहा गया है। भगवान ऋषभ देव जैन परंपराओं के अनुसार के ज्येष्ठ पुत्र महायोगी भरत के नाम पर भी इस देश का नाम भरत पड़ा है। लेकिन ये सारी बातें जब हम लोग देखते हैं तो कुछ ना कुछ निकल करके खास बातें आती है, क्योंकि महाभारत के आदि पर्व से लिए गए अभिज्ञान शाकुंतलम में महाकवि कालिदास ने जो प्रेम गाथाएं लिखी है वो क्या है कि दुष्यंत पुत्र भरत, जिसके नाम पर कि ये भारतवर्ष पड़ा है, खास करके महाभारत के आदि पर्व में। आइए कथानक से इसे जोड़ करके देखा जाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा, जिसमें महर्षि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की बेटी शकुंतला और पुरुवंशी राजा दुष्यंत के बीच गांधर्व विवाह होता है। इन दोनों के पुत्र का नाम भरत। इसी भरत को ऋषि कण्व ने आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया? कि भरत आगे चलकर चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे और उनके नाम पर इस भूखंड का नाम भारत प्रसिद्ध होगा। कालिदास ने भी इसी आदि पर्व के प्रेम कथा पर अभिज्ञान शाकुंतलम नामक महाकाव्य की रचना की। मूलतः यह जबकि एक प्रेमाख्यान है, लेकिन अध्येताओं का मानना है कि भरत जन्म दुष्यंत पुत्र भरत के पहले हुए। अध्येताओं का मानना यानी इतिहासकारों का मानना है कि भरत जन्म
इस दुष्यंत पुत्र भरत से पहले हुए। ये इसलिए हुए क्योंकि ये महाभारत कालीन आदि पर्व की चर्चा के कथानक के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन इससे बहुत पहले भरत जन्म हुए। भरत से पहले इसलिए कि तार्किक भी है, भारत का नाम किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर ना होकर जाति समूह के नाम पर प्रचलित हुआ। भरत जन अग्नि पूजक, अग्निहोत्र, यज्ञ प्रिय थे। वैदिकी में वे भरत का अर्थ अग्नि, लोकपाल या विश्व रक्षक या एक राजा के नाम पर भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता। यह वही राजा भरत है जो सरस्वती घग्गर के किनारों पर राज किया करता था। संस्कृत में भरत शब्द का एक अर्थ युद्ध भी होता है। दूसरा समूह है जनगण। तीसरा अर्थ है भरत, भरण पोषण। भरत के बहुत सारे व्याख्यान होते हैं। भरत का मूलार्थ गण यानी जन। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक कथानक और निकल करके आती है। आपने सरस्वती नदी का नाम सुना ही। ये राजस्थान में पड़ता है, जो राजस्थान के रेगिस्तान में छुप गई सी नदी है। इसे उस समय में तत्कालीन जिस समय की बात हो रही है घग्गर नदी के नाम से विख्यात था। और होता क्या था कि जितने भी महर्षि थे उसी सरस्वती नदी के किनारे ये लोग तपस्या क्या करते थे, अपनी तपोबल को जगाने का कार्य क्या करते थे। तो इसलिए इसे सरस्वती को भी एक तरह से हम भरत की संज्ञा देते हैं। इन्हीं ऋषियों के कारण इस क्षेत्र को भारत भी कहा गया है। खास करके भारती और सरस्वती का भरतों से क्या रिश्ता है, जब इस संदर्भ को आप देखेंगे तो आप क्या देखते हैं कि ऐतरेय ब्राह्मण में, महाभारत में, विष्णु पुराण में, मत्स्य पुराण में इस भारत के विभिन्न स्वरूप को दिखाया गया है, भारत पे चर्चाएं की गई है। लेकिन खास करके मुंडकोपनिषद के अंतर्गत भारत की जो बृहद परिभाषा दी गई है, तो उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्च विदक्षिणम भारतं तद भारती भारती यत्र संतति। यानी मैंने जो अभी कहा आपको भारती और सरस्वती का भारतों से क्या रिश्ता है, तो पूर्व के संदर्भ बताते हैं कि देवश्रवा और देवगन, इन दो भरतों यानी भरत जन के दो ऋषियों ने ही मंथन के द्वारा अग्नि प्रज्वलन की तकनीक सर्वप्रथम खोज निकाली थी। किसने? देवश्रवा और देवगन। इन दो भरतों यानी भरत जन के दो ऋषियों ने मंथन के द्वारा अग्नि प्रज्वलन की तकनीक खोज निकाली थी। अगर इससे थोड़ा आगे हम चले जाएं तो दास राग युद्ध, जैसा कि आप उसे 10 राजाओं का युद्ध भी कहते हैं, उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि प्राचीन वैदिक ग्रंथों में वैदिक युगीन एक प्रसिद्ध जाति भरत का नाम अनेक संदर्भों में लिया गया है। यानी क्या? निश्चित रूप से ये भरत जन 10 राजाओं के समूह को तित्सु नाम के कबीले ने पराजित किया था। तो भरत जन से भरत गण हुए और ये अग्नि पूजक भी थे। वैदिकी में भरत का अर्थ अग्नि, लोकपाल, विश्वरक्षक, राजा जो भी कहा गया है। यह राजा वही भरत है जो सरस्वती घग्गर के किनारों पर राज करता था। संस्कृत में भर शब्द का अर्थ होता है युद्ध, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा। तो दास राग युद्ध से पहले यह क्षेत्र अनेक नामों से प्रसिद्ध था, लेकिन त्रितसु जाति के लोगों ने 10 राज्यों के संघ पर अभूतपूर्व विजय प्राप्त की। त्रितसु जनों को भारतों का संघ कहा जाता था। कालांतर में यही भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ।